नमस्कार दोस्तों आज के डेट में एविएशन सेक्टर लाइफलाइन की तरह है। आप सोच के देखिए, अचानक से सारी एयरलाइंस बंद हो जाएं, क्या हालत होगी। अब यूरोप के अंदर एक बड़ी क्राइसिस आ सकती है। जो आईईए है, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उनके जो चीफ हैं, उन्होंने यहां पर बड़ी चेतावनी दी है कि यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्ते का जो जेट फ्यूल है वो बचा है। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात तो हम समझते हैं, लेकिन यूरोप के लिए एक और बड़ी समस्या है जो मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगा कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, भारत पर क्या होगा, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। यहाँ पर जो वार्निंग है, जैसा मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं फती बिरोल, उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा यूरोप में हैव ओनली 6 वीक्स ऑफ जेट फ्यूल सप्लाई। मतलब एयरप्लेन में जो जेट फ्यूल डलता है, ईंधन डलता है, तो उसकी सप्लाई सिर्फ 6 हफ्ते के आसपास की बची है। तो ये कोई करंट शॉर्टेज की बात नहीं है, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग रिस्क असेसमेंट, कि यहां से आगे चलकर महीने डेढ़ महीने में क्या सिचुएशन हो सकती है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं सिस्टमिक जो सप्लाई डिसरप्शन है उसकी तरफ इशारा करता है। ये कोई टेम्पररी ग्लिच नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सब कुछ सुधर जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन हाँ, यूरोप के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका मतलब यह हुआ कि ये अर्ली वार्निंग इंडिकेटर है कि एक बड़ी एनर्जी शॉक लग सकता है यूरोप को। अच्छा, यहां पर सबसे पहले तो ये चोक पॉइंट के बारे में तो आप सब जानती हो कि इसी की वजह से पूरे दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से जितनी भी शिप्स गुजरती हैं, कुछ एशिया की तरफ आती हैं, जापान, साउथ कोरिया, बाकी के जो एशियन कंट्रीज हैं, भारत के लिए ये सब इधर से जाती हैं, और यूरोप और बाकी के कंट्रीज के लिए इधर से होकर गुजरती हैं, राइट होते हुए, रेड सी क्रॉस करते हुए, आप जानते हो। और यहां से लगभग ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 20% जो है वो हैंडल होता है। गल्फ ऑयल जो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब, यूएई, ये सभी अपना जो एक्सपोर्ट है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर प्रॉब्लम क्या आई है। प्रॉब्लम तो आप सब जानते ही हो कि मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ गया है, डिसरप्शन आ गया है टैंकर मूवमेंट का, और ऐसा लग रहा था बीच में कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप का बयान आया, फिर ईरान ने यहां पर साफ साफ कह दिया कि हम वापस से हॉर्मुज को क्लोज कर रहे हैं। आप देख सकते हो, ईरान क्लोजेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन, अक्यूजेज, आरोप लगा है यूएस के ऊपर कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को ब्रेक किया है। मे भी शायद ईरान और अमेरिका में कुछ बातचीत हुई होगी कि चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखते हैं, उससे लड़ाई नहीं करते हैं। तो यहां पर ईरान ने भी अनाउंस कर दिया। लेकिन जब अमेरिका की बारी आई तो ट्रंप ने यह कह दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए ओपन करेंगे एक्सेप्ट ईरान। ईरान से रिलेटेड जितनी भी शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह से ईरान काफी नाराज हो गया। एंड दैट इज वाई ईरान ने भी कह दिया कि हम भी यहां पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से कोई भी शिप गुजरने नहीं देंगे। और इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर एक खबर भी आई थी कि भारतीय जो शिप्स हैं, 2 शिप के ऊपर यहां पर हमला भी किया गया है, ईरान की जो IRGC। और चिंता की बात यह है कि ईरान ने ही उसको क्लियरेंस दिया था, उसके बावजूद भी अटैक हुआ। खैर, जो भी है, प्रॉब्लम यहां पर यही आ रहा है कि जो ऑयल का मूवमेंट फ्री तरीके से होना चाहिए, स्मूथ तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। भले ही यहां पर प्रोडक्शन जारी है, उसके बावजूद भी ऑयल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि स्पेसिफिकली यूरोप को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। मतलब भारत में या फिर कहीं और अगर आप देखोगे तो जेट फ्यूल को लेकर ऐसा चर्चा नहीं हो रही है, तो यूरोप को ही क्यों प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है रशिया। क्या है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यूरोप ने भी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, हमें नहीं चाहिए, हम उनको पैसे नहीं देना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली उनको कहीं ना कहीं से तो इंपोर्ट करना था, तो उन्होंने जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया। और गल्फ कंट्रीज में भी आप देखोगे, चाहे जैसे मान लो कुवैत हो गया, इराक हो गया, दोहा, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया। आप सोच के देखो ना, इतने सारे कंट्रीज यहां पर आते हैं जो सप्लाई करते हैं, एनर्जी की सप्लाई करते हैं, चाहे वो LPG है, गैस है, कुछ भी हो गया, क्रूड ऑयल, और ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है। तो यहां पर इन्होंने मिडिल ईस्ट से खरीदना स्टार्ट किया, और ये काफी ज्यादा निर्भर हो गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम आएगी तो यूरोप को अब प्रॉब्लम होने लग गई है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इन्होंने रशिया से खरीदना बंद कर दिया ऑयल। इसी की वजह से इस समय यूरोप को यह प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। और दूसरा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं। कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि यार, ये तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, उनके पास तो बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होंगे। बिल्कुल सही बात है, उनके पास वो रिजर्व हैं, बट वो एविएशन फ्यूल के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। अब देखो क्या होता है ना, जो जेट फ्यूल होता है वो सबसे हाई ग्रेड का होता है। मतलब आप जो क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन प्रोसेस वगैरह करते हो, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होती है वो आपकी होती है जेट फ्यूल की। तो
उनके पास वो रिफाइनिंग कैपेसिटी होना चाहिए ना, जो आपको यूरोप में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादातर जो जेट फ्यूल की रिफाइनिंग होती है वो आपको ज़्यादातर ये वाला जो एरिया है, नेदरलैंड, बेल्जियम, यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा एक तो स्पेन हो गया, यहाँ पर एक रिफाइनरी है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और जो रोमानिया है, ये रोमानिया हो गया और ये ऑस्ट्रिया हो गया। मतलब बहुत कम ऐसे सिलेक्टेड जगह है जहाँ पर क्रूड ऑयल के थ्रू जेट फ्यूल को निकाला जाता है, और उसके बावजूद भी यूरोप का वो पूरा नहीं होता। यूरोप को जेट फ्यूल 30%, मतलब उसका जितना डिमांड है उसका 30% डायरेक्टली इंपोर्ट भी कराना पड़ता है। तो आई होप यहां पर आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि अगर मान लो यूरोप को क्रूड ऑयल मिल भी जाता है, लेकिन उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो जेट फ्यूल को तुरंत प्रोड्यूस कर सकें, एंड दैट इज वाई यहां पर इस क्राइसिस की बात कही जा रही है। अच्छा, वाई जेट फ्यूल इज द फर्स्ट क्राइसिस पॉइंट, ये भी समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जैसे मान लो अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो पेट्रोल डीजल की भी तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट? जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल से निकलता है। लेकिन स्पेसिफिकली हम जेट फ्यूल क्राइसिस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जेट फ्यूल के लिए आपको एक तो क्रूड ऑयल चाहिए, रिफाइनिंग चाहिए, जो हाई ग्रेड जो होता है ना, एविएशन ग्रेड फ्यूल होता है, उसको कन्वर्ट कर सके, ट्रांसपोर्ट टू एयर, मतलब एयरपोर्ट को ट्रांसपोर्ट कर सके, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब यूरोप में प्रॉब्लम क्या है? एविएशन फ्यूल अगर आप देखोगे तो हाईली स्पेशलाइज्ड है, उसको आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। सप्लाई चेन जस्ट इन टाइम होता है, मतलब बफर बहुत कम होता है कि जैसे क्रूड ऑयल आया तुरंत वहां पर जेट फ्यूल निकाला और उसकी सप्लाई कर दी गई। तो यहां पर अगर क्रूड ऑयल में कोई भी डिसरप्शन आएगा तो पेट्रोल डीजल से पहले जेट फ्यूल में ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको जेट फ्यूल की क्राइसिस देखने को मिलेगी बिफोर पेट्रोल एंड डीजल क्राइसिस। तो ये आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा, यहां पर एक और मन में आपके सवाल आएगा कि यार ये 6 हफ्ते की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ ने बोला है कि 6 हफ्ते का ही सप्लाई बचा है, तो क्या 6 हफ्ते बाद यूरोप में फ्लाइट्स उड़ना बंद हो जाएंगी? देखो, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो फ्यूल की सप्लाई हो ही रही होगी ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर ये क्राइसिस चलता रहा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान वॉर वगैरह अगर चलता रहा, तो होगा क्या कि ये जो बफर टाइम है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। अभी तो 6 हफ्ते की बात हो रही है, फिर 5 हफ्ता, फिर 4 हफ्ता, फिर 15 दिन की हम बात कहेंगे, फिर 7 दिन की बात कहेंगे। मतलब ये जो बफर वाला टाइम है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और ज्यादा क्राइसिस के चांसेस यूरोप में हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहला एविएशन सेक्टर, जो एयरलाइंस है उनके अपने रूट्स को कम करना पड़ेगा, टिकट की प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी, फ्लाइट कैंसिलेशन ज्यादा पॉसिबिलिटी लग सकती है। फिर एनर्जी मार्केट में भी जो ऑयल प्राइस है वो और वोलेटाइल है, रिफाइनिंग मार्जिन्स इंक्रीज हो जाएंगे, इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट, हर तरफ प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। कंज्यूमर लेवल के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, जैसे फ्लाइट्स जो हैं, आप टिकट्स लोगे तो वो भी एक्सपेंसिव होंगी, फ्यूल के प्राइसेस तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, कॉस्टली जो गुड्स हैं, क्योंकि एविएशन के थ्रू भी जो है, फ्लाइट्स के थ्रू भी तो गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो अगर फ्लाइट महंगी होंगी तो गुड्स के प्राइसेस भी महंगे हो जाएंगे। और ये सिर्फ यूरोप की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका ग्लोबल इंपैक्ट भी आएगा। सबसे पहला ट्रेड और सप्लाई चेन, मतलब एविएशन डिसरप्शन की वजह से जो कार्गोज वगैरह होते हैं, जैसे भारत से काफ़ी सारा सामान यूरोप भेजा गया, यूरोप से भारत में आया, तो वो सब में डिसरप्शन होगा। शिपिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉब्लम होती है तो ट्रेड में प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो एनर्जी कॉस्ट जो है वो बढ़ता है, मतलब इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से फूड इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग स्लोडाउन, ये पूरे दुनिया के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। और स्पेशली जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे भारत, और उनके ऊपर भी यहाँ पर बिल फटेगा भाई कि हम जो इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं वो और इंक्रीज हो जाएगा। अब भारत तो आप सब जानते हो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो इसकी वजह से हम इंपोर्ट भी बंद कर देंगे ऑलमोस्ट, अगर इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ता रहा तो। वैसे अगर आप इसको कंपेयर करोगे, हिस्टोरिकल कंपैरिजन, तो ये आपको 1973 जैसा क्राइसिस देखने को मिलेगा। 1973 का जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, जहाँ पर अरब कंट्रीज के द्वारा एम्बार्गो लगा दिया गया था कि हम यूरोप को और अमेरिका को सप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, तो ये हुआ था 1990 में जो कुवैत वाला वॉर हुआ, इराक कुवैत, तो उसमें भी आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट डिस्ट्रप्शन आया था। और करंट क्राइसिस जो हॉर्मुज टेंशन है, ये काफ़ी हद तक 1973 जो खतरा था, जो रिस्क था, वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यूरोप में 6 हफ्ते की जो बात कही जा रही है फ्यूल, जेट फ्यूल को लेकर, वो समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और पोर्टुगल, इनमें से कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 की स्पेशली, हमारा जल्दी ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, और प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है, पर्सनल मेंटरशिप, बहुत कुछ है। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, फोन नंबर दिया, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम
मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।